गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप से उनको समझा था, जिसमें हमने जैसे प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट रिटेलर्स को सेल कर सकता है, या प्रोड्यूसर के पास होलसेलर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर्स और फिर कस्टमर। तो इस प्रकार से हमने जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हमें कंसिडर करना है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है, वो उस कार को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज करती है। दूसरा, जो ग्रोसरी का जो आइटम है, घर पर डेली यूज के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कंपनियां किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करते हैं। जब भी कंपनियां किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम तैयार करती है या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिसाइड करती है, तब उन्हें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, कौन कौन से पहलू या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो फैक्टर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मार्केट और कस्टमर कंसिडरेशन। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम यूज करेंगे या जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, तब उन्हें किन बातों को ध्यान में रखना है, तो ये उनके बारे में। तो सबसे पहली बात है कि जो बाजार है प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट के जो कस्टमर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है ना। पोटेंशियल को हम जैसे प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं कि जो कस्टमर अभी बने नहीं है बट भविष्य के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट बाय करने के संभावना है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें पहली बात जो समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट के बायर कौन है। यदि किसी प्रोडक्ट के बायर इंडस्ट्रियल यूजर हैं, औद्योगिक ग्राहक, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। यदि कस्टमर्स जो डोमेस्टिक कस्टमर है या अल्टीमेट कंज्यूमर है, बायर किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें हमें क्या है, रिटेलर्स को भी सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्रियल यूजर होते हैं उनकी संख्या कम है, तो जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट जो इंडस्ट्रियल यूजर तक या इंडस्ट्रियल कस्टमर तक, कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। परंतु यदि अल्टीमेट कंज्यूमर या जो डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता हैं किसी भी प्रोडक्ट के बायर, तो उस केस में क्या है, उन्हें होलसेलर, रिटेलर्स आदि का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। क्योंकि जब डोमेस्टिक कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उनकी संख्या बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना। वो ज़्यादा डेंसिटी में कस्टमर होते हैं, इसलिए सभी को सर्व करना प्रोड्यूसर के जो एक प्रकार से बस की बात नहीं होती, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो बड़ी संख्या पर जो रिटेलर्स हैं उनको अपॉइंट करें। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के कस्टमर्स कितने हैं, पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझना है कि देखिए, जैसे चॉकलेट है, उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, या इसकी बजाय आप जो एरोप्लेन है उसके कस्टमर बहुत कम हैं। तो एरोप्लेन बनाने वाली जो कंपनी है, जिसमें एयरबस है, ठीक है, अमेरिका की,
ठीक है, बोइंग है। तो ये जो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। वो अपने एजेंट के माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो बहुत कम हैं। दूसरी तरफ चॉकलेट खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनियां क्या है, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या सिस्टम है उसको यूज़ करती है। यानी सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर्स और फिर अल्टीमेट या फाइनल कंज्यूमर। तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट के कस्टमर का नंबर कितना है। ज़्यादा कस्टमर होंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और यदि कस्टमर्स का नंबर लिमिटेड है तो ऐसे में जो प्रोड्यूसर है डायरेक्ट अपने कस्टमर को सर्व कर सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मार्केट। अब देखिए, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या है कि जो आपके कस्टमर हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप, यदि उसके कस्टमर किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड या सीमित हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में आपको ज़्यादा जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट उन कस्टमर को प्रोडक्ट सर्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा देखिए, जैसे कोई स्वीट मेकर हलवाई है और उसके जो कस्टमर हैं वो पर्टिकुलर शहर में ही है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो स्वीट्स बना के उनको सेल कर सकते हैं। परंतु यदि किसी प्रोडक्ट के जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसके कस्टमर्स पूरे भारत में या ऐसे कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी को ज़्यादा जो एक तरीके से वाइड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के जो पोटेंशियल कस्टमर है या जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो जियोग्राफिकली किस तरीके से जो है फैले हुए हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑर्डर। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर साइज क्या है, ऑर्डर साइज का मतलब हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, इन नंबर ऑफ रुपीज। तो यदि किसी प्रोडक्ट के जो ऑर्डर का साइज अमाउंट में यानी रुपए में ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर उस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकता है और ज़्यादा मिडलमैन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ यदि किसी भी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर साइज रुपीज में बहुत छोटा है, जैसे एक मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी, तो उसका क्या है, प्राइस 1 रुपये है, और ऐसे में क्या कंपनी जो माचिस बनाने वाली है डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, ऑर्डर साइज बहुत कम है, और ऐसे में कंपनी को जो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नीड होती है। दूसरी तरफ आप बात करें, जैसे एरोप्लेन खरीदना है, तो एरोप्लेन का प्राइस बहुत बड़ा है, और इसीलिए जो कंपनियां हैं वो किसी प्रकार के होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह का अपॉइंट नहीं करती है, और डायरेक्ट जो कस्टमर्स होते हैं, चाहे किसी देश के गवर्नमेंट खरीदे या कोई पर्टिकुलर जो एयरलाइन कंपनी जो एरोप्लेन खरीदे, तो डायरेक्ट जो कंपनी बनाने वाली कंपनी है एयरबस या जो बोइंग, जो सबसे पॉपुलर कंपनियां हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करती है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर साइज है रुपीस में वो ज़्यादा बड़ा है। एक और बात समझना है कि नंबर ऑफ यूनिट को भी देखा जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट यदि ज़्यादा क्वांटिटी है ऑर्डर का, तो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर्स को सेल कर सकता है, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में या कम नंबर्स ऑफ या लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, तो ऐसे में जो कंपनी है वो एक प्रकार से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन
चैनल्स का यूज करते हुए या ज़्यादा मिडलमैन का यूज करते हुए प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकती है। नेक्स्ट है बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। देखिए जो आपका उपभोक्ता है, कस्टमर है, उसका बाइंग हैबिट क्या है। बाइंग हैबिट का मतलब यहाँ पर देखिए क्या कोई कस्टमर है पर्टिकुलर शॉप से ही खरीदना पसंद करता है, क्या पर्टिकुलर सेल्समैन से ही खरीदना पसंद करता है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है। तो इसके अनुसार कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद या कब कब आपका प्रोडक्ट है वो बाई करता है। एग्जांपल के तौर पर एक तो रेगुलर बायर है आपके प्रोडक्ट का, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो केवल ओकेजनली बाई किया जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, देखिए जो रेगुलर बाई किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, तो उस केस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होंगे, और जिसमें यदा कदा जो है ड्यूरेबल गुड्स वगैरह है तो उसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होंगे। जैसे आप वेजिटेबल्स बाई करते हैं या ग्रोसरी का सामान है ना, जिसमें आप शुगर है, टी है वगैरह यूज करते हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, तो आप स्पाइसेस वगैरह, तो इनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, बहुत सारे मिडल मैन इसमें इन्वॉल्व हैं। परंतु यदि आप कोई जैसे फर्नीचर है या कोई फ्रिज है, एसी है, ये इस प्रकार के जो ड्यूरेबल आइटम्स आप रोज नहीं खरीदते, आप यदा कदा उन्हें खरीदते हैं, और इसके इस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो एक प्रकार से छोटे होते हैं, क्योंकि कंपनी है डायरेक्ट अपने रिटेलर्स के माध्यम से या डीलर्स के माध्यम से, जो कंपनी ने डीलर्स अपॉइंट किए हैं उनके माध्यम से वो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब हम जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले जो नेक्स्ट फैक्टर्स है उनको समझेंगे। फर्स्ट हमने जो कस्टमर या मार्केट कंसिडरेशन, ठीक है ना, कस्टमर से रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो हमने समझे थे। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट कंसिडरेशन, यानी जो प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं या पहलू हैं उनको हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है पर यूनिट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की यदि पर यूनिट कॉस्ट कम होती है तो जो प्रोड्यूसर है उसका निर्माता है डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकता है। यदि उसका पर यूनिट कॉस्ट एक प्रकार से कम है, ठीक है, तो उसमें वो एक प्रकार से जो लंबी जो वितरण प्रणाली है उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी है तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 1 रुपये के करीब है। तो कंपनी क्या करती है, इसमें एक प्रकार से जो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करती है। दूसरी तरफ प्लेन बनाने वाली कंपनी है, प्लेन का देखिए एक प्लेन का प्राइस कितना होता है, उस प्लेन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी क्या है डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को वो सेल करती है, या अधिकतम एक मिडलमैन का यूज करते हुए प्रोडक्ट है वो सेल किया जाता है। एक मिडलमैन कौन हो सकता है, एजेंट कंपनी अपॉइंट कर सकती है जिसके माध्यम से वो प्रोडक्ट सेल करे। नेक्स्ट है वेट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जिन प्रोडक्ट का वेट अधिक है उन प्रोडक्ट में कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकती है बिना किसी मिडलमैन के, परंतु जिनका वेट बहुत कम है तो उसमें वो एक बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली है उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो ट्रक बनाने वाले हैं या जो रेल के जो वैगन है, जो उसका कोच है वो बनाने वाली कंपनी है, वो डायरेक्ट क्या है कस्टमर्स को सेल करते हैं क्योंकि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें आप प्लेन का एग्जाम्पल फिर ले सकते हैं, प्लेन का वेट भी ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट क्या है कस्टमर को सेल किए जाते हैं। आप देखिए चॉकलेट आप बाई करते हैं उसका वेट बहुत कम है,
तो उसमें बहुत एक प्रकार से लंबी जो वितरण प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ड्यूरेबिलिटी में दो प्रकार के गुड्स हैं, जैसे एक पेरिसेबल है, दूसरा नॉन पेरिसेबल है। पेरिसेबल का मतलब क्या है कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसमें मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, या फिर वेजिटेबल्स हैं, या जो मीट्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उनमें कम से कम जो मिडल मैन का यूज किया जाता है, या जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करता है। दूसरी तरफ जो नॉन पेरिसेबल है, ठीक है ना, यानी जल्दी खराब नहीं होती है, ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे जिसमें हम पेन, पेंसिल, स्टेशनरी की का भी बात कर सकते हैं, या अदर जो प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, ग्रोसरी है, ठीक है ना, फ्रिज है, एसी है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते, उसमें आप के पास एक ये प्रिविलेज है, एक आपको एडवांटेज मिलता है कि आप उसमें ज़्यादा जो बड़ी है वितरण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, जिन प्रोडक्ट में ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं बिना किसी मिडल मैन के। परंतु जिसमें लेस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, ऐसे प्रोडक्ट को जो एक प्रकार से डिफरेंट मिडल मैन के माध्यम से उसको सेल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो केवल इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, जो हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। तो ऐसे प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो कंपनी है वो कस्टमर्स को सेल करती है, ठीक है ना। और जैसे कुछ लेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जिसमें फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, तो वो क्या है, उसमें ज़्यादा जो मिडल मैन का यूज कर सकते हैं, एक प्रकार से जो लॉन्ग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडोप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो ये बैंक्स वगैरह हैं, तो ये अपने बैंकिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली जो उनको सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ से बाई करते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो भारत की पॉपुलर कंपनीज है, आईटी कंपनीज, जैसे टीसीएस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है ना, इसके अलावा इन्फोसिस है, विप्रो है, ये यहाँ से बाई करते हैं। तो डायरेक्ट क्या है, जो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर या आईटी प्रोडक्ट। परंतु जिसमें बहुत कम टेक्नोलॉजी की नीड है, तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सेल नहीं करके कंपनियां जो एक जो बहुत सारे जो मिडिल मैन का यूज करते हुए, यानी एक लंबी जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण प्रणाली का यूज करते हुए सेल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। यदि कोई कंपनी एक या दो प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर सकती है। परंतु यदि कोई कंपनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो उससे एक प्रमुख तौर पर जो मिडल मैन है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर डिपेंड होना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें डिटर्जेंट है या टूथपेस्ट वगैरह है, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, ईडेबल आइटम्स है, ये सब बनाती है। तो इस प्रकार से इसे बहुत ज़्यादा मिडल मैन की आवश्यकता है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ एक एग्जांपल और लेते हैं, पतंजलि भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। और अब देखिए, शुरुआत में पतंजलि ने क्या किया कि अपने ही स्टोर्स ओपन किए, और उस समय उसकी सेल उतनी नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब पतंजलि ने ये समझा कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग कैटेगरी के हैं और एक प्रकार से डेली यूजेस के लिए हैं, तो उसे जो ज़्यादा रिटेलर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या मिडलमैन का यूज़ करते हुए और ज़्यादा कन्वीनियंटली जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए अब पतंजलि ने भी एक प्रकार से ज़्यादा मिडलमैन है उनका यूज़ करना शुरू कर दिया है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। नेक्स्ट है चैनल्स यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट।
देखिए, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट कर रखा है, उस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। जैसे जो आप यहाँ पर पतंजलि और हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक तरीके से ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। जो कोलगेट है, कोलगेट और दंत क्रांति, तो जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इसने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अडॉप्ट कर रखा है, वैसा का वैसा जो पतंजलि को अडॉप्ट करना पड़ेगा यदि कोलगेट पर उन्हें विक्ट्री जो प्राप्त करनी है, कोलगेट से ज़्यादा अपना जो दंत क्रांति है, जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल करना है। तो इस प्रकार से जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने किस प्रकार का पॉलिसी अडॉप्ट कर रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वो आपको समझना है और उस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट है स्टाइल एंड फैशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका स्टाइल और फैशन एक प्रकार से रैपिडली बदलता रहता है, बहुत तेजी से बदलता रहता है, 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने में। तो उसमें जितना जल्दी जो फैशन और स्टाइल में चेंज होगा उसमें बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, और जिसके अंदर एक प्रकार से जिसका फैशन है वो बहुत धीरे धीरे बदलता है, स्टाइल बहुत धीमे गति से चेंज होता है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट के लिए जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप ज़्यादा बड़े अडॉप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मिडलमैन को आप अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस मतलब यहाँ पर जब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो उसके बाद जो कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट पर जो पोस्ट सेल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रिपेयरिंग का है, मेंटेनेंस का है, या फिर वारंटी का है, गारंटी का है, रिप्लेसमेंट, ये सब। तो जो कंपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना चाहे उस प्रकार की कंपनी को कम से कम मिडलमैन अडॉप्ट करने चाहिए, और जो कंपनी इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है वो कम क्या उसको क्या ज़्यादा मिडलमैन भी ऐसी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आज हमने 2 फैक्टर्स पढ़े, एक तो कंज्यूमर या मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या सिस्टम को अडॉप्ट करते समय, और दूसरा है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट कंसिडरेशन, उत्पाद संबंधी जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो अदर फैक्टर्स जो बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।